हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पूरा हो गया है। आज हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। वैसे एक लेक्चर 6 भी आएगा जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में और भी कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बट ये इस चैप्टर का मेन पोर्शन में से एक है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि इस पूरे चैप्टर का समरी ये है, पूरे रे ऑप्टिक्स पूरे वेव ऑप्टिक्स का समरी यही है कि लाइट को कंसीडर किया गया रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के बाद दैट लाइट एज ए रेडिएशन पोजेसेस डुअल नेचर। बट सारी की सारी कहानी वेव थ्योरी से क्लियर हो ही गई थी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस वजह से एंड में आपको ये चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें आइंस्टीन, लेनार्ड, हर्ट्ज, मैक्सवेल, इन सब के थ्योरी से मालूम चला कि लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करता है, जिससे एस्टैब्लिश हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले नहीं पढ़ा है तो पहले ये सब पीछे जाकर के वीडियोस में पढ़ लो। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने पिछला लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा उन्होंने देख लो। लेक्चर 4 में बताया गया था कि किस तरह से डी ब्रोगली ने एक बहुत ही फेमस एक बोल्ड हाइपोथेसिस दिया कि अगर आइंस्टीन कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट को रेडिएशंस कंसीडर करो तो वो डुअल नेचर वेव थ्योरी को पहले से शो करता है, पार्टिकल थ्योरी को भी, पार्टिकल प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। तो फिर डी ब्रॉय ने एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दिया कि फास्ट मूविंग मैटर के पार्टिकल्स भी अपने साथ वेव एसोसिएटेड करते हैं, जिसको कि आप लोग मैटर वेव्स कहते हैं। उन्होंने हाइपोथेसिस तो दे दिया, एक बड़ा बोल्ड हाइपोथेसिस कि सारा मैटर वेव, सारे मैटर मूविंग पार्टिकल्स अपने साथ मैटर वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स को पोजेस करते हैं, बट बिना किसी एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक प्रूफिंग के साथ। बट उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये लॉ, एक हाइपोथेसिस दिया था कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मैटर आल्सो पोजेसेस डुअल नेचर, जो कि चैप्टर का नाम है। उन्होंने 1924 में दिया था और 1928 में डेविसन जर्मर ने एक खास एक्सपेरिमेंट किया। स्कॉटलैंड के डेविसन और जर्मर, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट दिया, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया कि फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स पोजेसेस डुअल नेचर जस्ट लाइक रेडिएशंस, फोटॉन्स ऑफ लाइट। उसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1929 में, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि डी ब्रॉय को उनके हाइपोथेसिस के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन को हीट करके एक्सेलरेटिंग, यहां से वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा करके यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा करके एक निकेल इवेनली प्लेस्ड, मतलब टूटा फूटा नहीं, इवेनली प्लेस्ड निकेल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन गन से इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेंका गया और बगल में एक डिटेक्टर लगाया गया। उस डिटेक्टर का काम था कि इलेक्ट्रॉन जब इस निकेल के क्रिस्टल से टकरा करके इधर उधर स्कैटर करेगा, इस डिटेक्टर का काम था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स को मेजर करने का ये डिटेक्टर था। इलेक्ट्रॉन गन से अलग अलग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा करके इवेनली प्लेस्ड निकेल क्रिस्टल पर प्लेस करवाया गया था, और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर स्कैटर हो रहे थे, उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम का इंटेंसिटी नापने के लिए एक डिटेक्टर लगाया गया था। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और डेविसन और जर्मर ने देखा, बड़े ही कमाल का बात, डेविसन और जर्मर ने
बड़े कमाल का बात देखा डेविसन एंड जर्मर ने, बड़े ही कमाल का बात देखा कि क्या हो रहा था। इस तरह का कुछ ग्राफ, 4 ग्राफ यहां पर बनाया हुआ है, इस तरह का ग्राफ फॉलो अप हो रहा था। ये चारों ग्राफ, ये इंसिडेंट बीम है, ये आकर के टकराया, ये इंसिडेंट बीम आकर के टकराया ओ पॉइंट पर, मान लो ओ पॉइंट पर इंसिडेंट बीम आकर के टकराया, इंसिडेंट बीम आकर के टकराया और इंसिडेंट बीम आकर के टकराया। और देखा जा रहा था कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो ये इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ रहा है। बट एक खास एंगल पर यहाँ पर एक किंक शो रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ 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 रहा है। 44 वोल्ट पर नापा गया कि एक खास इंसिडेंट बीम यहाँ पर गिरा, ये है स्कैटर्ड एंगल, ये है स्कैटर्ड एंगल, ये है हमारा स्कैटर्ड एंगल, ये है हमारा स्कैटर्ड एंगल, ये है हमारा स्कैटर्ड एंगल, देख रहे हो ये हमारा स्कैटर्ड एंगल सिस फाई। तो एक खास चीज दिख रहा था कि हर बार फाई बराबर स्कैटर्ड एंगल 50 डिग्री पर, पहले क्या वोल्टेज बढ़ाओ इंटेंसिटी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ इंटेंसिटी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ इंटेंसिटी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ इंटेंसिटी बढ़ेगा। बट एक खास स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री पर ये वोल्टेज बढ़, मतलब ये इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते किंक, एक एकदम मुड़ता हुआ ग्राफ जो है वो शो हो रहा था, एक किंक शो हो रहा था, एक बम्प शो हो रहा था 50 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 50 डिग्री पर। और 54 वोल्ट, ये डेटा याद करना है, 54 वोल्ट पर देखा गया ये जो इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम है, और ये जो बम्प है, ये जो बम्प है किंक है वो भी जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग और 54 वोल्ट पर हो रहा था। 54 वोल्ट पर यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा जा रहा था और 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर देखा जा रहा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जा रहा था। अगर हम लोग इसमें पार्टिकल थ्योरी लगाए, प्रैक्टिकल थ्योरी लगाए, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल कंसीडर करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? ढेर सारा इलेक्ट्रॉन का बीम जा रहा है, निकेल के क्रिस्टल से टकरा रहा है, एक डिटेक्टर लगा करके रखे हैं, बट एक खास वोल्टेज पर, एक खास एंगल पर ही मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों शो हो रहा था? मैक्सिमम इंटेंसिटी शो क्यों हो रहा था? उस खास एंगल पर और उस खास वोल्टेज को छोड़ करके इंटेंसिटी का वैल्यू कम हो रहा था। एक खास वोल्टेज 54 और एक खास एंगल ऑफ स्कैटरिंग 50 डिग्री पर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स का मिल रहा था। यही तो पैटर्न है, जिन्होंने पहले क्लास किया, नहीं किया तो पहले क्लास देख लो, पहले क्लास देख लो। यही पैटर्न है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव थ्योरी पर फॉलो करता है। वहां पर भी हम लोग पढ़े हैं कि पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा, एक खास एंगल पर मैक्सिमा, एक खास एंगल पर मिनिमा बनता है। पहले डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा तो पहले डिफ्रैक्शन पढ़ो, पहले डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा तो पहले डिफ्रैक्शन पढ़ो। डेविसन जर्मर ने यह बताया कि 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर जरूर इलेक्ट्रॉन के जो बीम्स हैं स्कैटर्ड होने के बाद कंस्ट्रक्टिवली एक जगह पर मिल रहा होगा, तभी वहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा होगा। पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन आया, निकेल के क्रिस्टल से टकराया और चला गया, तो एक खास वोल्टेज और एक खास एंगल पर ज्यादा इंटेंसिटी शो होने का पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर जरूर इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें मालूम है कि पार्टिकल है, बट ये डिफ्रैक्शन का, वेव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेनोमेना जरूर शो कर रहा है। 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर निकेल के क्रिस्टल्स के बीच में जो जगह है, निकेल के बीच में जो क्रिस्टल्स के बीच में जो स्पेस है, वो डिफ्रैक्शन के स्लिट जैसा रोल प्ले कर रहा है। और जरूर उससे ही इलेक्ट्रॉन का बीम जब स्कैटर्ड हो जा रहा है,
तो 54 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने की वजह से 54 वोल्ट और 50 डिग्री स्कैटरिंग पर मैक्सिमम इंटेंसिटी शो हो जा रहा है। जिन्होंने डिफ्रैक्शन का पैटर्न पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिफ्रैक्शन लाइट के साथ होता है, डिफ्रैक्शन लाइट के वेव फेनोमेना को फॉलो करता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से पता चला माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फास्ट मूविंग कैन पोजेस wave theory, or you can say every fast moving particle possesses matter waves with them। डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। डी ब्रॉय बताए थे कि सिर्फ लाइट ही डुअल नेचर को शो नहीं करता, हर मैटर जो है वो डुअल नेचर को शो कर सकता है, हर मैटर डुअल नेचर को शो कर सकता है। वेव के केस में मैटर वेव्स शो करता है। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत लिखेंगे, थोड़ी सी बातचीत भी लिखेंगे, थोड़ी सी जो है बच्चों हम लोग थोड़ी सी बातचीत भी लिखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ी सी बातचीत करते हुए। पहला नंबर पर देखो, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, पहला नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखेंगे ऑलवेज अ बम्प और किंक अकर्स इन द कर्व एट फाई 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसके बाद लिखा ये जो साइज ऑफ बम्प है, 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 ये बढ़ता है जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हो। बट ये जो साइज ऑफ बम्प है, साइज ऑफ बम्प शो कर रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये 54 वोल्ट पर ही मैक्सिमम हो जा रहा है, 54 वोल्ट पर मैक्सिमम हो जा रहा है। 54 वोल्ट से ऊपर जाओगे तो फिर से ये साइज ऑफ बम्प स्टार्ट्स डिक्रीजिंग हो जा रहा है, फिर से ये साइज ऑफ बम्प स्टार्ट्स डिक्रीजिंग हो जा रहा है जी। यही वो एक्सपेरिमेंट है डेविसन जर्मर का। इसी एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन से हमें मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर अपना पार्टिकल थ्योरी शो करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक खास एंगल पर, एक खास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर स्कैटर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन बीम्स जो कि इधर उधर जा रहा है, उसका इंटेंसिटी में चेंजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और ये एंगल है थीटा। तो देख रहे हो 2 थीटा प्लस फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, और यहां से हम लोग बच्चों थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस फाई बाई 2, और बार बार 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर दिख रहा था इंटेंसिटी मैक्सिमम होते हुए, मतलब किंक बनते हुए। तो फाई का वैल्यू अगर 50 डिग्री पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू जो है वो 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी रिमेंबरिंग करेंगे। जिन्होंने डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है पहले देख लो, पहले डिफ्रैक्शन का वीडियोस वगैरह देख लो। जिन्होंने पहले डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, डिफ्रैक्शन को पहले एक बार रिमेंबर कर लिया जाए। डिफ्रैक्शन जो लोग मेरे पास पढ़े हैं कॉपी निकाल लो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा was d sin थीटा बराबर 2n + 1 लैम्डा बाय 2। चेक कर लो कॉपी से। d sin थीटा बराबर 2n + 1 लैम्डा बाय 2 पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, और यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमा हो जा रहा है। मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में बिल्कुल सेंटर पे बनता था, बिल्कुल बीच में ब्राइट स्पॉट बनता था, सबसे मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट डिफ्रैक्शन में बिल्कुल सेंटर पे बनता था। जिन्होंने पहले डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है पढ़ो, सेंटर पर n की वैल्यू 0 होती थी। जिन्होंने पढ़ने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, d sin थीटा, दिस वुड बी d sin थीटा, n की वैल्यू 0 सेंटर पर, दिस इज लैम्डा बाय 2, देयरफॉर लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। बिल्कुल बीचों बीच पे जहां ब्राइट स्पॉट बनता है डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव में, वहां पर लैम्डा बराबर 2d sin थीटा हो जाता है। और फिर हम लोग इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे। सो दैट अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, वही वाला इक्वेशन है, लैम्डा बराबर 2d sin थीटा।
ठीक है। यहां पर होगा क्या कि निकेल का जो क्रिस्टल है, निकेल के क्रिस्टल्स के बीच का जो स्पेस है, जो कि स्लिट का विड्थ का काम करता है डिफ्रैक्शन के हिसाब से, उसका वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया गया है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.91 एंगस्ट्रॉम और थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 65 डिग्री। इन सबको अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे लैम्डा बराबर 2d sin थीटा पे, तो लैम्डा का वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट्स डेविसन और जर्मन ने निकाला, दैट इज 1.66 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको पहले नोट करके रख लोगे। गजब का कॉन्सेप्ट चल रहा है, गजब का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो ठीक से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर लेक्चर 4 देख लो। लेक्चर 4 में हमने पढ़ा है डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ये आया है 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। कल के क्लास में प्रूफिंग हुआ है, पहले मिला लेना, पहले एक बार लेक्चर 4 में जाकर के मिला लेना। अब बात हो रही है वोल्टेज की। ये खास वोल्टेज 54 वोल्ट अगर इस फार्मूला में अगर हम लोग पुट कर दें तो यहाँ से डी ब्रोई वेवलेंथ जो आ रहा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी 1.66 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। डी ब्रोई ने बताया था कि आपने डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल रहे हैं डी ब्रोई वेवलेंथ से, और इसी पार्टिकल को डिफ्रैक्शन जो कि थ्रू आउट वेव थ्योरी को फॉलो करता है, उससे भी अगर हम लोग वेवलेंथ निकाल रहे हैं, जो ये बीम गिर रहा है उसका इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का लैम्डा 1.66 एंगस्ट्रॉम आना है। अगर यहाँ पर हम लोग वेव थ्योरी को कंसीडर कर रहे हैं और डी ब्रोई वेव को कंसीडर कर रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रही है। लैम्डा ने डी ब्रोई वेवलेंथ लेक्चर 4 पहले देख लो, इसमें कितना लेक्चर दूं। डी ब्रोई वेवलेंथ निकाल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोई ने निकाला था। इलेक्ट्रॉन इज अ फास्ट मूविंग पार्टिकल, बट इसका वेवलेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। और ये जो रेडिएशंस गिरा उसका अगर वेव में डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाने पर भी ये 1.65 1.66 एंगस्ट्रॉम ही आता है। यही से ये दोनों रिजल्ट्स इस चीज को एस्टैब्लिश करता है, एज द टू रिजल्ट्स आर इन रिमार्केबल एग्रीमेंट, द एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल नेचर तो पहले से, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो तो पहले से मालूम है, बट इलेक्ट्रॉन जब फास्ट मूविंग है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो वो वेव नेचर को भी शो करता है। पार्टिकल तो है ही जनरल में, तो फास्ट मूविंग मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल तो है ही, साथ साथ डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोई का मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारे चैप्टर का एंडिंग है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। शुरुआत में सारे चैप्टर से पता चला कि लाइट डुअल नेचर को फॉलो करता है, खत्म होने तक मालूम चला कि हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर वो फास्ट मूविंग हो तो अपने साथ डी ब्रोई वेव को कंसीडर करता है, कंस्टिट्यूट करता है। यही चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले वेव थ्योरी लाइट का, फिर आइंस्टीन का, लेनार्ड का, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल थ्योरी लाइट का, फिर डुअल थ्योरी लाइट का रेडिएशन का, फिर डी ब्रोई डेविसन जर्मन से एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल भी डुअल नेचर को शो करता है। यही इस चैप्टर का नाम था। ये दोनों ग्राफ को आप देख लेंगे ध्यान से। ये इंटेंसिटी ऑफ फाई का ग्राफ है, इंटेंसिटी और फाई का ग्राफ है। जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ाते हैं इंटेंसिटी बढ़ता है। 50 डिग्री पर जब फाई पहुंचा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम पर, और फिर से जब एंगल बढ़ा रहे हैं तो दोबारा से इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो कम हो जा रहा है। यही है इन चारों ग्राफ का निचोड़। डी क्या है? डी जिन्होंने डिफ्रैक्शन पढ़ा है, स्मॉल डी जो है वो फ्रैनहोफर सिंगल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने पढ़ा था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पढ़ा था। स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है डी। यहाँ पर निकेल का जो क्रिस्टल्स है, निकेल के क्रिस्टल्स के बीच का स्पेसिंग को हम लोग स्मॉल डी लेंगे। इसी के वजह से ही ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीम भी स्कैटर्ड कर जा रहे हैं, और स्कैटरिंग होने के बाद डी ब्रोई वेवलेंथ वाले फॉर्मूला को भी फॉलो कर रहा है, और डिफ्रैक्शन से भी
पोजीशन ऑफ मैक्सिमा को फॉलो कर रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट से ही डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस प्रूफ हुआ। डेविसन और जर्मन को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो सब क्रेडिट जो मिलना था मिला ही। 1929 में डी ब्रॉय को भी अपने हाइपोथेसिस के वजह से नोबेल प्राइज मिला। इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। यही डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर का डुअल नेचर को एस्टैब्लिश कौन करता है? मैटर का डुअल नेचर को एस्टैब्लिश करता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशंस के पार्टिकल थ्योरी को फॉलो करता है, मतलब प्रूफ करता है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन लाइट के वेव थ्योरी को फॉलो अप करता है, प्रूफ करता है। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन के वेव थ्योरी को फॉलो अप करवाता है। पार्टिकल वो पहले से ही है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को प्रूफ करते हुए इस चीज को भी प्रूफ करता है कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल मैटर भी अपने साथ साथ वेव्स कैरी ऑन करता है। अब इस चैप्टर का एक क्लास और बच गया जिसमें कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉय वेवलेंथ के और भी मेंस एडवांस नीट के पूछे हुए क्वेश्चंस को बनाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके रखो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।